अच्छा, हम एंड्रॉयड को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि एंड्रॉयड जो है ये गूगल वालों ने ज़्यादातर इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये बेस कर और रहा अभी है बच्चे लाइनक्स। ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा उनको जल्दी कर लेना चाहिए ना, हमारे पास टाइम थोड़ा होता है। चले, मैं सिर्फ 2 मिनट वेट कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, मेरा ख्याल है जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे वो कर चुके हैं। तो मैं इसको, हमने यहाँ से छोड़ा था उसी से स्टार्ट करते हैं कि जो एंड्रॉयड है ज़्यादातर गूगल ने इसको इम्प्लीमेंट किया है बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल है, उसमें मॉडिफिकेशंस हैं कुछ ताकि वो फिट हो सके लो मेमोरी और लो रिसोर्स जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट है। उसके अलावा जो एडिशनल काम है इसमें वो पावर मैनेजमेंट। उसके अलावा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है इसमें। कोर सेट ऑफ लाइब्रेरीज में इसका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो है डाल्विक वर्चुअल मशीन। डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है ये जावा के लिए है, जावा की वर्चुअल मशीन। जावा के बारे में आपने पढ़ा है कि किस तरह से काम करता है जावा, किस तरह से कंपाइल होता है, किस तरह से इंटरप्रेट होता है मशीन में, कैसे चेंज होता है मशीन इंस्ट्रक्शंस में। जावा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि जावा काम किस तरह से करता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने प्रोग्रामिंग उसमें की है या नहीं। आपको ये पता है कि जावा की जो ट्रांसलेशन है मशीन इंस्ट्रक्शन में वो कैसे होती है? नो सर। अच्छा, उसमें एक होता है, सबसे पहले तो आप सोर्स कोड लिखते हैं जो कि एक फाइल आपने बनाई, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट जावा होगी और उसमें सोर्स कोड लिखा हुआ होगा जो कि उसके सिंटैक्स को कंफर्म कर रहा है। उसके बाद आप उसको कंपाइल करते हैं यूजिंग अ कंपाइलर, जिसको जावा सी की कमांड के साथ, यानी जावा सी स्पेस आपकी फाइल का नाम होता है, वो उसको कंपाइल कर देता है। कंपाइल होने के बाद उसकी जो फाइल बनती है वो उसका एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। डॉट क्लास जो फाइल होती है उसको आप कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कोड है या इसमें बाइट कोड होता है। वो इंटरमीडिएट कोड होता है, वो किसी खास मशीन से रेलिवेंट नहीं होता है। लाइक अगर आप बाइट कोड जो है वो यहाँ पे जो विंडोज के सिस्टम पे बैठ के बनाए, या आप लाइनक्स के सिस्टम पे बैठ के बनाए, या मैक के सिस्टम पे बैठ के बनाए, तो बाइट कोड जो है वो बिल्कुल एक तरह से बने। अब उस बाइट कोड ने जो है वो ट्रांसलेट होना है मशीन इंस्ट्रक्शन में। उस मशीन इंस्ट्रक्शन में उसको कौन चेंज करता है? उसको चेंज करता है बेसिकली उसका जो इंटरप्रेटर होता है। उसका जो इंटरप्रेटर होता है उसको कौन मैनेज कर रहा होता है? उसको उसकी वर्चुअल मशीन एक होती है जिसको जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। अब ये जावा वर्चुअल मशीन जो है ये डिफरेंट होगी, विंडोज के लिए डिफरेंट होगी, लाइनक्स के लिए डिफरेंट होगी, मैक के लिए डिफरेंट होगी। तो जब मैं अपनी इसको फाइल, जो क्लास फाइल दूंगा, अगर तीनों सिस्टम्स जो है मेरे पास, एक विंडोज वाला, एक लाइनक्स वाला, एक दूसरा जो है कोई मैक वाला, उनको मैं एक ही फाइल क्लास फाइल दूंगा, तो उनके ऊपर जो वर्चुअल मशीन्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन उनको पता होगा कि ये वाला जो बाइट कोड है उसको हमने किस इस रेलिवेंट मशीन, इस स्पेसिफिक मशीन की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें किस तरह से चेंज करना है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए आप जावा को कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखें तो उसका जो बाइट कोड है उसको आप दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं और उसकी वर्चुअल मशीन जो होगी उसके रेलिवेंट, या आपका जो टारगेट है उसकी जो वर्चुअल मशीन होगी उसको पता होगा कि इन क्लास फाइल्स को कैसे एग्जीक्यूट करना। तो सर यही। विंडो में तो मोस्टली
विंडो में तो मोस्टली इक्लिप्स यूज करते हैं ना जावा के लिए। क्या यूज करते हैं विंडोज के लिए? इक्लिप्स सर, टेक्स्ट एडिटर नहीं होता जैसे जैसे एक्लिप्स टर्बो जो सी है है। ना, एक्लिप्स जो है उसको कहते जी हैं यानी एक्लिप्स या इस तरह के दूसरी जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं आईडीई, जी इंटीग्रेटेड सर। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो बेसिकली वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपने कोड लिखना है, उसमें आपको वो सजेशन दे देता है, इंटेलिजेंस दे देता है, ताकि आपका कोड लिखने का जो काम है ना वो उसमें उसमें को ईज अप करे। उसके अलावा उसको कंपाइल करना, उसको बिल्ड करने के जो प्रोसेस है उनको डीबग करे। इवन अगर आपके पास कोई आईडी नहीं भी मौजूद तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप नोटपैड को खोल के उसमें अपना कोड लिख सकते हैं। और अगर आपके पास आपने जेवीएम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, यानी जावा वर्चुअल मशीन जो है वो अगर आपने इंस्टॉल की हुई है, तो आप सिंपली आप कमांड लाइन पे जाके अपनी फाइल को जो है वो जावा सी की कमांड से कंपाइल कर सकते हैं और जावा की कमांड से उसके बाद उसको रन कर सकते हैं। तो आईडी इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपके काम को ईज अप करने के लिए होता जी सर ठीक है। है। तो ये आपके पास एंड्रॉयड का जो है वो आर्किटेक्चर है। ये ए आर टी वी एम, ये एंड्रॉयड रन टाइम वर्चुअल मशीन है। ये वही वर्चुअल मशीन है जिसका हम लास्ट स्लाइड में जिक्र कर रहे थे। ये एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क्स हैं। और JNI जो है ये भी जावा का है, जावा नेटवर्क इंटरफेस। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या है। JNI जो है वो जावा का ही इंटरफेस है। एन का अभी मुझे नहीं याद आ रहा है कि एन जो है वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। उसके अलावा जो सर नेटिव कीजिए। सर ये वर्चुअल मशीन कितनी टाइप्स की होती हैं सर? इनकी कितनी टाइप्स हैं सर? टाइप से क्या मुराद है? सर जैसे हम वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम डबल ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं या ट्रिपल करते हैं, बेटा ये लिनक्स उसके या काली ये लिनक्स। वाली जो एक मिनट रुक जाइए आप। ये वाली जो वर्चुअल मशीन है जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन कह रहे हैं, या ARTVM जी कह सर, रहे हैं, ART। ये उस तरह की वर्चुअल मशीन नहीं है जिस तरह हम VMware इंस्टॉल करके उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे होते हैं। ये वाली जो वर्चुअल मशीन है जी इसका सर। सिंपली पर्पज ये है कि इसके पास जो जावा का कोड आना है, इसको उसने इस हार्डवेयर के जी सर। मुताबिक जो है वो कन्वर्ट करना है मशीन इंस्ट्रक्शन में, ताकि वो जो इमुलेटर और वर्चुअल मशीन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था या उससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका मकसद ये होता है कि जी आपको एक सर। ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि अगर आपने डीबगिंग करनी है, लाइक आपने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है और आप ये चाहते हैं कि मैं विंडोज में भी उसको चेक करूं, मैं उसको जो है वो लाइनक्स में भी चेक करूं, मैं उसको सोलारिस में भी चेक करूं, तो आप वर्चुअल मशीन बना के एक जी सर। सिस्टम के ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेते हैं और वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन जो है टेस्ट करते हैं। ये वाली जो वर्चुअल मशीन है जी ये डिफरेंट है उससे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो जावा का बाइट कोड होगा उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कैसे ट्रांसलेट करना है ये इसको पता सर जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड के लिए सर। है। एंड्रॉयड स्टूडियो का मुझे नहीं पता। उसमें आई गेस जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो है चीज, उसमें बेसिकली आप उसमें जावा तो इंस्टॉल होगा ही होगा कि वो क्योंकि उसमें आप जावा ही का कोड लिख रहे होते हैं। तो उसमें शायद आप जावा वर्चुअल मशीन की एक आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है, प्लस उसमें एक जो एडिशनल चीज होती है वो आपका एमुलेटर होता है, जो मोबाइल का एमुलेटर होता है, जो कि आपको विदाउट पोर्टिंग एप्लीकेशन टू द मोबाइल फोन वो आपको दिखा देता है कि वो आपके पास एप्लीकेशन जो है वो सेल फोन में किस तरह से नजर आएगी। क्लियर हुआ बेटे? जी सर ठीक अच्छा, नेटिव लाइब्रेरीज में एसक्यूएल लाइट जो है वो डेटाबेस की फंक्शनैलिटी आपको फोन पे प्रोवाइड करती है। ये लाइट डेटाबेस है। उसके बाद ओपन जीएल जो है ये ग्राफिक्स से रिलेटेड जो काम करने हैं उसके लिए है। वेब किट जो है वो आपके वेब से इंटरेक्शन के लिए है। मीडिया फ्रेमवर्क्स जो है वो आपके पास मीडिया रिलेटेड कामों के लिए है। और SSL जो है ये आपके पास सिक्योर सॉकेट लेयर है, ये सिक्योरिटी वगैरह के लिए आप यूज कर रहे हैं। उससे नीचे वाली लेयर अगर आप देखें तो ये HAL है। HAL का मतलब ये है कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, यानी ये ऊपर वाली लेयर से हार्डवेयर को छुपा रही है और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, उनके दरमियान जो ट्रांसलेशन है, उसका काम जो है ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर का। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास बायोनिक। बायोनिक क्या चीज है? बायोनिक जो है ये सी की लाइब्रेरी है। ठीक है, C++ की इम्प्लीमेंटेशन है।
बेसिकली सी की ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन है जो कि उन्होंने चेंज की है फ्रॉम द लाइनक्स इम्प्लीमेंटेशन। लाइनक्स की जो सी की इम्प्लीमेंटेशन है उसको GNU-C कहते हैं। GNU में जी जो है ये आपका साइलेंट होता है, और इसको अगर आप पढ़ना चाहें GNU को तो उसको आप कहते हैं नू। ठीक है, नू सी की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उससे डिफरेंट है बायोनोल की। इसमें वही आपके पास चीजें होंगी। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपको बैटरी को ऑप्टिमाइज करना है, तो उससे जो रेलिवेंट रूटीन्स होंगी वो इसमें लिखी गई। और एट द एंड आपके पास आता है लाइनक्स कर्नल, और कर्नल के नीचे जो है वो आपके पास फोन का जो हार्डवेयर है वो। सर जी सर आज के लिए काफी नहीं है सर? नहीं, आज हमारे 2 लेक्चर्स थे। जी सर, बट रीड भी करना है सर। क्या करना है आपने? सर रीड भी करना है। रीड आप कर लेंगे, आप स्टूडेंट ही है ना आपके, और तो कोई काम नहीं करते? सर जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? जी सर। कहाँ पे कर रहे हैं? सर ऑनलाइन। तो कितना टाइम आप देते हैं जॉब? सर 5 से 6 आवर्स सर। प्रूव कर सकते हैं इसको? सॉरी सर। प्रूव कर सकते हैं? सर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मूव नहीं कर सकते उसमें। तो अगर आप 5 से 6 घंटे उसको दे रहे हैं तो 2 से 3 घंटे कोर्स को भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जी सर। सर बच्चे काफी कह रहे हैं कि बच्चे तो अभी समझ इतना ही नहीं आ कह रहे रही, हैं, अभी तो आप ही कह रहे हैं। सर पर्सनली टेक्स्ट किए। कोई बात नहीं है, ये हमने 2 लेक्चर्स हैं, उसमें सिर्फ हम एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें 28 29 तो अभी सर हम ये स्लाइड भी शेयर कर दीजिएगा। स्लाइड्स मैंने आपके पास शेयर कर दी हुई हैं। मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी किया था कि दोबारा मुझसे लिंक ना मांगिएगा, तो आप वही काम कर रहे हैं। आप देखते हैं नहीं कि हो क्या रहा है, और देखे बगैर आप चीजें जो बार बार पूछते जा रहे हैं। ग्रुप में आप हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्रुप में शायद आप एडमिन हैं, जी सर। उसको खोल के भी देखा क्या है उसमें? सर उसमें लिंक में लेक्चर पड़े हुए हैं सर। तो वही लेक्चर हैं जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन किस लिए किया जाता है कि आपके सिस्टम को रन करे, जिसमें वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैं और पेरिफेरल्स हैं। पेरिफेरल्स आपको पता ही होगा कि आपकी जो आईओ डिवाइसेस हैं उनको पेरिफेरल्स कहते हैं। यूजुअली जो जब आप सिस्टम, बाद का ऐसे होता है कि जब आप कोई सिस्टम परचेज करते हैं तो उसमें आपका एक लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल होता है। अगर नहीं भी होता है तो आप खुद से भी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर कर सकते हैं। यही वो बात लिखी है कि आप बिल्ड करके भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको स्क्रैच से बिल्ड करके इंस्टॉल करना है तो ये उसके जो है वो प्रोसेस हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है उसको सबसे पहले लिखना है आपने। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर करना है फॉर द सिस्टम ऑन व्हिच इट इज रन। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये होता है कि जिस सिस्टम के लिए आप कर रहे हैं कॉन्फ़िगर, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, वो कौन सी उसके अंडरलाइंग असेंबली लैंग्वेज किसको सपोर्ट करता है। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपाइल करना होता है, उसके बाद आपने इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आपने बूट करना होता है उसको, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में लोड हो जाए और अपने काम करे। यूजुअली हम ये वाला पाथ लेते नहीं है। लाइक इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड है, उसको मैं डिस्क्राइब करने के बाद आपको बताऊंगा कि हम बेसिकली किस तरह से कर रहे होते हैं। कि लाइक ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है वो लाइनक्स का जो सोर्स कोड है, लाइनक्स के कर्नल का, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का जो जितनी भी सेटिंग्स होंगी, वो कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग है वो इस फाइल के अंदर लिखी हुई होंगी, मेन्यू कॉन्फ़िग के अंदर। उसमें जो जो कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं चेंज वो कर लेंगे, बाकी आप डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाएंगे। उसके बाद आपने उसको कंपाइल करना है, उसके लिए मेक की कमांड है। ठीक है, शो और हो ये रही स्क्रीन नहीं शो हो रही, आवाज भी कट के आ रही। बेटे अपना इंटरनेट ठीक करवाएं थोड़ा।
सर आवाज अप डाउन हो रही है बार बार। क्या रही है? अच्छा, ये वाला जो स्लाइड है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टेप्स ये हैं कि अगर आपने लाइनेक्स का जो कोड है उसको डाउनलोड करके उसको आपने कंपाइल करने के बाद इंस्टॉल करना है, तो इसमें ज्यादातर ये जो मेक की जो कमांड है और उसके अलावा जो बिल्ड की जो मॉड्यूल्स की कमांड है, ये सारी जो है वो लाइनेक्स बेस्ड कमांड। यूजुअली हम ये वाला रूट लेते नहीं है, हम क्या करते हैं कि हम उसका जो प्री बिल्ट वर्जन होता है उसको डाउनलोड करते हैं और उसको ही इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन आप लोगों में से किसी ने की हुई है पहले? नहीं सर। तो मैं आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें मैं आपको डेफिनेटली एक ये चीज करवाऊंगा कि VMware को विंडोज के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे और VMware को इंस्टॉल करके उसमें हम एक लाइनेक्स का कोई वर्जन जो है वो मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइनेक्स जो है उसको इंस्टॉल किस तरह से करना है और उसका इंटरफेस किस तरह का आपके पास होता है। उसके बाद है सिस्टम बूट। सिस्टम बूट का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम बंद है उस वक्त तो आपके पास मेमोरी में कोई चीज नहीं है, क्योंकि मेमोरी या रैम जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब भी आप इसको बंद करते हैं तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो जब सारा कुछ खत्म हो जाता है तो सिस्टम को जब आपने दोबारा चलाना है तो ये एक जरूरत है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लोड किया जाए। और मेमोरी में लोड करने का क्या तरीका है, उसका उसका जो कोड लिखा हुआ होता है वो यूजुअली आपकी रोम के अंदर होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी या ईईपी रोम जो है उसके अंदर होता है। उसका काम है कि उसने लोकेट करना है कर्नल को और उसको मेमोरी के अंदर लोड करना है। बाद औकात ये जो रोम है ये आपके कर्नल को डायरेक्टली लोड नहीं करता, बल्कि ये बूट ब्लॉक एक होता है। बूट ब्लॉक जो है मेमोरी के अंदर एक फिक्स लोकेशन होती है, उसको लोड करता है और बूट ब्लॉक जो है वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको लोड कर रहा है। तो जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं ट्रेडिशनली जो है उसको हम बायोस कहते थे, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ज्यादातर जो है इसको चेंज कर दिया, यानी बायोस की जगह पे यूईएफआई जो है वो आ गया, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो ये ट्रांजिशन जो है वो लेटली हुई है। सर ये बायोस क्या होता है सर? बायोस रोम का पता है आपको? रोम रीड ओनली मेमोरी। सर जहाँ तक मैंने सुना है ये एसी होता है सर हार्डवेयर में सर। बायोस जो है वो एक डिवाइस होती है, ठीक है। रीड सॉरी बायोस जो है वो आपके पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो एक डिवाइस के ऊपर होता है जिसको आप रोम कहते हैं। उसका काम होता है कि मेमोरी के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने लोड। बायोस जो है उसको चेंज कर दिया उन्हें यूईएफआई से, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल वॉइस फर्मवेयर। ब्रेक हो रही है आपकी। बायोस जो है वो रिप्लेस हो गया है यूईएफआई से, जो कि एक इंटरफेस है जो उसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। उसका भी पर्पस यही है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लोड कर। उसके अलावा बूटस्ट्रैप लोडर में एक चीज होती है जिसको आप ग्रब कहते हैं, ठीक है। ग्रब बेसिकली आप देखेंगे अगर विंडोज आपने इंस्टॉल की हुई है और ऑन टॉप ऑफ दैट किसी वर्चुअल मशीन में नहीं, बल्कि आपको ये भी पता है कि एक ही मशीन के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आपने बूट करना होता है तो आपका जो है वो लोडर आपको चॉइस देता है कि आपने विंडोज जो है वो लोड करनी है या आपने लाइनेक्स लोड करनी है। तो वो जो लोडर आपको वो चॉइस दे रहा होता है वो ग्रब लोडर होता है। इन केस जब आपने पहले विंडोज इंस्टॉल की और उसके बाद उसी सिस्टम के ऊपर आपने नेटिवली लाइनेक्स जो है वो इंस्टॉल किया। सर जी जल्दी बोल बेटे, टाइम कम है। सर ये बायोस काम कैसे करता है सर? इसकी जब डिटेल सर हम वॉइस ब्रेक देखेंगे तो होके आ पढ़े। रही है आप। जी जी वॉइस ब्रेक हो रही है सर आप। आपकी तो नहीं ब्रेक हो रही है, कैसे पॉसिबल है कि मेरी ब्रेक हो जाए और आपकी ना ब्रेक हो? सर कभी ठीक हो जाती है कभी ब्रेक होके आती है। चले मैं ये लेक्चर जो है इसको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसके देखेंगे और अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको चेक कर कीजिएगा और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट करें। अदरवाइज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा डाटा कि मैं चलाया तो। हुआ है, जी डाटा यूज कर रहे हैं सर, नेट भी नहीं है जो इशू बना ब्रेक है।
बेटा अगर आपके पास ये ब्रेक होती है और इस तरह के प्रॉब्लम आपने मुझे बार बार बताने हैं, तो फिर मेरे पास कोई हल नहीं है कि मैं दोबारा स्विच बैक करूं और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूं। अपना नेट का जो कनेक्शन है उसको जो है वो बेहतर करें, ताकि ये इस तरह के तो ब्रेकेज ना सर आप आए। कंटिन्यू करें। अच्छा, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आप अपना जो यूज कर रहे थे सिस्टम और उसको यूज करने के दरमियान आपके पास कोई एरर आ गया, कोई क्रैश आ गया, तो उसको किस तरह से आपने देखना है कि वो क्रैश कहाँ पे आया। तो उसके लिए यूजुअली होता ये है कि आपके पास लॉग फाइल्स जो है जनरेट हो रही होती हैं। आप जो जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं उसके उसका जो बैकएंड के ऊपर वो कुछ ना कुछ लॉग जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। जब भी आपके पास जो यूजर एप्लीकेशन है वो क्रैश होती है, तो एक कोड डंप जो है वो जनरेट होता है। कोड डंप में आपके पास जो प्रोसेस जो जो क्रैश हुआ है उसका डंप होता है, उसके उसकी मेमोरी का, कि उसकी मेमोरी के उस वक्त कंटेंट क्या गया थे जब ये क्रैश हुआ। उससे आपको क्या होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो ये प्रोग्राम है ये क्रैश क्यों हुआ। उसके अलावा अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो डंप जनरेट होता है उसको आप क्रैश डंप कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोर डंप जो है वो यूजर एप्लीकेशन के लिए होता है, और क्रैश डंप जो होता है उन एप्लीकेशन के लिए होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। दोनों का पर्पज यही होता है कि उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्यों क्रैश हुई। उसके अलावा क्रैशेस के अलावा अगर आपने देखना है तो किसी चीज की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए आप चीजों को देखना चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन चल रही है तो वो कितनी क्या रिसोर्सेज यूज कर रही है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या बिहेव कर रही है, तो उसको आप बेसिकली ट्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रेस लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो जो एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हुई है, कितनी सिस्टम कॉल जो है वो हुई है, कितना उसको सीपीयू का टाइम मिला है। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो प्रोफाइलिंग का आप यूजुअली यूज करते हैं। प्रोफाइलिंग क्या होती है? पीरियोडिक सैंपलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू लुक फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड। अब इसको जरा गौर से देखें कि पीरियोडिक सैंपलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो होता है वो स्टैक जो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का ही दूसरा नाम है। अब उसमें क्या चीज होती है, जो प्रोग्राम काउंटर है उसका मतलब उसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है जो एग्जीक्यूट होनी उसकी वैल्यू होती है। जब आप प्रोफाइल करते हैं इसकी वैल्यूज को, यानी आप कैप्चर कर लेते हैं कि ओवर द टाइम हर 10 सेकंड बाद, हर 15 सेकंड बाद अगर आप ये प्रोफाइल कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादातर यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक ये लॉ है, ये इस तरह से स्टेट करता है कि डीबगिंग जो है वो आपके लिए एक मुश्किल काम है। ठीक है, यानी डीबगिंग इज ट्वाइस एज हार्ड एज राइटिंग द कोड। तो जब आपने कोड जो है उसको लिखना है तो बेहतर यही है कि उसको ही आप क्लेवरली लिखें ताकि आपका जो डीबगिंग का टाइम है वो कम से कम हो। उसके बाद है कि आपने परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करनी है बाय रिमूविंग बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स क्या होते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो कि आपके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है उनको कंज्यूम कर रहे हैं। विंडोज में इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आप कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर चला दे जो कि सीपीयू के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खा रहा है, या जिसने मेमोरी को सारी के सारा कैप्चर कर लिया हुआ है, तो उसको आपने टर्मिनेट करना है। तो उसको सबसे पहले आप मॉनिटर कहाँ से करते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि एक एप्लीकेशन जो है वो आपकी आधे से ज्यादा मेमोरी रिसोर्स कंज्यूम कर रही है? तो उसके लिए टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर को आप ओपन करते हैं, उसमें डिफरेंट टैब्स हैं। परफॉर्मेंस का टैब है, मेमोरी का टैब है, प्रोसेसेस का टैब है। तो वहां से आप देख रहे होते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कौन सा प्रोसेस जो है वो ज्यादा जो है उसको सीपीयू को कंज्यूम कर रहा है, और जो बॉटलनेक प्रोसेस होता है उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं ताकि बाकी जो प्रोसेस हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद है डीबगिंग इंटरेक्शन बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल कोड। ये
बेसिकली उन एप्लीकेशंस का जिक्र है कि जो जब आप यूजर लेवल में आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है और एक कर्नल लेवल में चल रही है, तो उनके दरमियान आपने ये देखना है कि क्या-क्या इंटरेक्शन हुए हैं और उसकी डिटेल क्या है, तो आपको कुछ यूटिलिटीज चाहिए होती हैं। और यहाँ पे एक यूटिलिटी की आपको एग्जांपल दी गई है कि ये वाली जो यूटिलिटी है बीसीसी, ये क्या करती है कि ट्रेसिंग फीचर्स जो है वो लाइनक्स के लिए जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें क्या है, ये आईओ एक्टिविटी को यहाँ पे लॉग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइम क्या है कि कितना टाइम लगा है, ये टी क्या है, टाइप आर डब्ल्यू और आर ये क्या है, रीड है और राइट है। कितने बाइट्स रीड हुए हैं या कितने बाइट्स राइट हुए हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और लेटेंसी कितनी थी मिली सेकेंड में डिस्क की, वो यहाँ पे आ रही है। तो जब भी आपने डाटा जो है उसको रीड करना है या राइट करना है डिस्क के ऊपर, तो ये यूटिलिटी बीसीसी जो है वो आपको क्या बता रही है कि उसको रीड करने में, उसको राइट करने में कितना टाइम लगा, कितने बाइट्स जो है वो रीड या राइट हुए और उसकी लेटेंसी क्या है। फाइनली ये डिफरेंट एक जी 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 बोल रहे हैं बेटा। सर बीपीएफ काइंडली इससे थोड़ा ब्रीफ कर, बीपीएफ को थोड़ा ब्रीफ कर दें सर। बीपीएफ कंपाइलर कलेक्शन, ठीक है। बीसीसी यूटिलिटी क्या जी चीज है, सर। ये है बीपीएफ कंपाइलर कलेक्शन, इसका एक्रोनिम है। ये एक टूल किट है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है, क्या इन्फॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं। इससे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जब भी यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस के दरमियान कम्युनिकेशन हुई, तो उस कम्युनिकेशन में क्या क्या उसके जो ट्रेसेस थे, क्या क्या इवेंट्स हुए, उनकी वैल्यूज जो है वो क्या क्या थी। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट ये है कि डिस्क नॉप डॉट पाई जो है, लाइक डिस्क एक पाइथन का स्क्रिप्ट है इसी यूटिलिटी के अंदर, जो कि ये ट्रेस करता है कि आपकी डिस्क की आईओ एक्टिविटी क्या है। समझ आई बात की बेटा? कि वो ये ट्रेस करता है। ट्रेस करने का मतलब आप इसको ये समझ लें कि वो आप इसको ये है कि उसको रीड करता है कि क्या क्या आईओ एक्टिविटी हुई और उसको आपको प्रोवाइड कर देता है आइदर इन अ फाइल या किसी कंसोल के ऊपर। अब वो वैल्यूज क्या है, इनको अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ट्रेसिंग का मतलब क्या है। जो पहला रो है इसको देखते हैं कि आपके पास 1946 सेकंड लगे तकरीबन। आपके पास ऑपरेशन था रीड का, आपने 8 बाइट्स जो है वो रीड किए और उसकी लेटेंसी कितनी थी, उसकी लेटेंसी थी 0.27 मिली सेकेंड्स। ठीक है। इसी तरह आप दूसरी लाइन जो है दूसरी रो को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1946 सेकंड लगे, आपने रीड करने थे 8 बाइट्स और आपकी लेटेंसी जो है वो 0.2। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। फाइनली आपके पास लास्ट स्लाइड में ये डायग्राम है, इसमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पोर्ट्रे किया गया है और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स पे जो आपको इस तरह की जो यूटिलिटीज अवेलेबल है उनके नाम लिखे गए हैं, जो कि डीबगिंग में और ट्रेसिंग में आपके लिए हेल्पफुल है। ये सिर्फ डायग्राम को देख लें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और सिर्फ इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि जिस फाइल सिस्टम में आपकी क्या यूटिलिटीज है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन ये यूटिलिटीज होती हैं जो कि डीबगिंग और ट्रेसिंग एक्टिविटीज आपको जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक अगर हम स्केजुलर को देखें तो स्केजुलर के मतलब हम क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि ऑफ सीपीयू टाइम कितना था, वेकअप टाइम कितना था, ऑफ वेकअप टाइम जो है वो कितना था। इसी तरह अगर आप मेमोरी से मुतल्लक देना, फाइल सिस्टम से मुतल्लक जो है वो देखना चाहेंगे, तो ये फाइल टॉप की एक यूटिलिटी होगी, फाइल लाइफ की एक यूटिलिटी होगी, फाइल लोअर की यूटिलिटी होगी, वीएफएस काउंट की होगी, वीएफएस स्टैट की होगी। इनकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, सिर्फ मकसद सिर्फ ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको ट्रेसिंग और डीबगिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड थी। इस यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लेक्चर 3 के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी
मैंने कहा ओके सर, अल्लाह हाफिज।